सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट लेक्चर तक आपको पता होगा हमारे 9th के सेशन का फर्स्ट फिजिक्स का टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था जिसका नाम था मोशन। और इस मोशन में आपको पता होगा कुछ बेसिक बीट मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। जैसे आपको पता होगा, देखिएगा ये कल का हुआ पार्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यस सर। यस सर। तो सबसे पहले देखो बच्चों, मैंने आपको रेस्ट एंड मोशन के बारे में बताया था कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होता है, मोशन में कब होता है, ये मैंने आपको डिफाइन किया था। उसके बाद एक बेसिक कंसेप्ट भी उसका डिफाइन किया था कि एग्जैक्टली रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव कंसेप्ट क्यों है। ओके, तो रेस्ट आपको पता होगा, an object is said to be at rest if doesn't changes its position with respect to surrounding, and if object changes its position with respect to surrounding, then object must be in motion. This motion and rest are the relative concept. Okay, इसके बाद distance and displacement मेन बिट स्टार्ट किया था इस टॉपिक का। और क्या था आप देखिएगा, the actual path covered by an object is called distance. Shortest path between initial point and final point is called as, while the shortest path between initial point and final point is called as displacement. Okay, इसके बाद कुछ 3 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे कल। सबसे पहले एग्जांपल में हमने देखा कि डिस्टेंस बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। दूसरे एग्जांपल में देखा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट से। और इसका कॉमन कंक्लूजन हमने निकाला कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद देखिएगा एक सर्कुलर पाथ मैंने कवर किया था, ए से स्टार्ट किया था मोशन और ए पर ही खत्म हो गया था सेम पॉइंट पर। तो एट दैट टाइम डिस्प्लेसमेंट 0 आता है और डिस्टेंस कितना आएगा 2 पाई आर। तो ये एग्जांपल हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट उस डिस्टेंस कवर करने के बाद भी उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। तो ये बताने वाला ये एग्जांपल है। इसके बाद देखिएगा बच्चों, अब लास्ट एक एग्जांपल हमें देखना है और इस एग्जांपल में आपको बच्चों क्या कैलकुलेट करके दिखाना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर करवाएगा कि एग्जैक्टली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखिएगा पॉइंट ए रहेगा, स्क्रीन पर कोई भी मार्क मत करो, ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूं आप। ए से बी, बी से सी और सी से डी। तो देखो बच्चों ये 4 पॉइंट्स है, ए बी सी और डी। तो ए बी सभी 2 पॉइंट्स के बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस है। ओके, ऐसे 4 पॉइंट्स है और आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है जब ऑब्जेक्ट जाने वाला है सी टू डी एंड डी टू बी। इज इट ओके? तो बताओ मुझे इस केस में डिस्टेंस कितना रहेगा? एन ऑब्जेक्ट गोइंग फ्रॉम सी टू डी एंड डी टू बी। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Sir, distance is 30. डिस्टेंस कितना आने वाला है बोलो? 30 मीटर। 30 मीटर। माइक ऑफ करो और हाथ ऊपर करो, जिसे मैं कहूंगा वही आंसर देगा। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो ना। ठीक है अनिरुद्ध, बताओ आंसर इसका। Distance is 30 meter and displacement is 10 meter. ठीक है, ठीक है हम देखते हैं। मुझे बताओ जिन्होंने भी हाथ ऊपर किया है, अथर्व, श्रेया, आप में से बताओ डिस्प्लेसमेंट का इसके अलावा कुछ दूसरा आंसर है क्या? दूसरा आंसर है तो बताओ। No sir, there is no other answer. ओके, सभी का कंफर्म है आंसर 10 मीटर? Yes, sir. ओके ठीक है। तो अभी तक जितने मुझे आंसर मिले उतने हिसाब से डिस्टेंस का नो डाउट आपने सही आंसर बताया कि 30 मीटर रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट सी टू डी जा रहा था पहले, तो 10 मीटर उसने कवर किया। डी टू बी जाते वक्त उसने अगेन 20 मीटर कवर किया, तो 10 + 20 30 मीटर। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट डिस्प्लेसमेंट इन दिस एग्जांपल इज नॉट 10 मीटर। कोई बता सकता है मुझे इसका आंसर? सर 30 Sir, minus 10 meter.
एक मिनट Minus रुको, 10. मुझे कौन आंसर बता रहा है वो देखने दो। अथर्व आपने कितना कहा है? 30 मीटर्स। नहीं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमारा डिस्कशन चालू है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर्स। सही अंबिकर, आपने सही आंसर दिया है। minus 10 meter. हाँ, -10 मीटर इज द करेक्ट Minus आंसर। 10 meter. ओके ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बच्चों -10 मीटर। ओके, क्यों -10 होगा देखिएगा बच्चों, ये मोशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है देखिएगा, सी से, और कहाँ पर एंड हुआ है, बी पर। तो सी टू बी जाते वक्त ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आ रहा है? तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन Yes, बच्चों, sir. हम ऊपर जाते वक्त हम डिस्प्लेसमेंट को प्लस लेते हैं, नीचे जाते वक्त माइनस लेते हैं, राइट में प्लस लेते हैं, लेफ्ट में माइनस लेते हैं। तो सी टू बी जाते वक्त देखिएगा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में गया है, इस वजह से ये डायरेक्शन वाइज इसका आंसर कितना आया, -10 मीटर। समझ में आ गया? तो डायरेक्शन बहुत अहमियत रखता है जब हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं तब। ओके, बिकॉज आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये तीनों भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। सबसे पहले एग्जांपल में कल डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था, फिर वो थर्ड वाला एग्जांपल दिया तो मैंने, ऊपर ही आपको नजर आएगा ये सर्कल का। तो इसमें आप देख सकते हो बच्चों की, इसमें आप देख सकते हो बच्चों डिस्प्लेसमेंट जीरो था। तो इस एग्जांपल ने हमें ये बताया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है, और अभी जो हम एग्जांपल ले रहे थे उसने हमें ये क्लियर करवाया कि एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होता है। तो इससे हमें क्या समझ में आया बच्चों, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, कि डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट अगर कुछ डिस्टेंस कवर करता है तो डेफिनेटली डिस्टेंस जीरो नहीं रहेगा और हमेशा वो पॉजिटिव होगा। तो ये एक अनदर डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। ओके, और इससे याद रखना कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी while displacement is a vector quantity. So note down in your notebook, distance is a scalar quantity while displacement is a vector quantity. Okay, सर क्या लिखना है एक बार रिपीट करो ना। स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको, देखो, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो अभी याद रखना यहाँ पर स्केलर या हायर कंसेप्ट है बच्चों, हायर स्टैंडर्ड में आपको ज्यादा डिफाइन करने को आए, मतलब ज्यादा तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन फिलहाल इतना ही समझ लो कि जिन क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिन क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू होता है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे उसके एग्जांपल है लेंथ, मास, टाइम। ओके, और ये डिस्टेंस भी उसमें आता है, डिस्टेंस भी एक टाइप का लेंथ ही है। ओके, सो स्केलर क्वांटिटी आर द क्वांटिटी which having only magnitude। तो जिन क्वांटिटीज को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है, और जिन क्वांटिटीज को मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है उनको वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। तो वेक्टर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द क्वांटिटी which having magnitude as well as direction is called as vector quantity। ओके, तो ये रहेगा स्केलर्स और वेक्टर्स के बीच का डिफरेंस, याद रखना इसे। ओके, हमारे फिजिक्स में बहुत सारे क्वांटिटीज स्केलर और बहुत सारे क्वांटिटीज वेक्टर होते हैं, तो हर एक क्वांटिटी के बारे में आपको बताना होता है कि वो स्केलर या वेक्टर है। जो डायरेक्शन पर डिपेंडेंट होते हैं उनको वेक्टर कहा जाता है, और वो जो डायरेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंडेंट होते हैं, उनको स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है। स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल हम दे सकते हैं लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, उसके बाद डिस्टेंस जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल हम दे सकते हैं
डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये लेटर ऑन आपको क्वांटिटीज आने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड में। ओके, तो वो भी हम देखेंगे जब आएगा तब। Yes. ओके, तो अभी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो अभी देखिएगा बच्चों, इसके बाद हमें इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर देखना है। बेसिक पार्ट तो मैंने पढ़ा दिया, जितना भी पढ़ाने वाला पार्ट था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का ये हो चुका है। अभी आप एनसीईआरटी का बुक ओपन करो बच्चों, जिसमें आपको क्यू करके कुछ क्वेश्चंस दिए। ओके, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस को हमें लेना है। मुझे जितना याद है उतने हिसाब से पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ऑब्जेक्ट अगर कुछ डिस्टेंस कवर करता है तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है क्या डिस्टेंस कवर करने के बाद? तो इसका आंसर यस है। देखिएगा आप कौन सा क्वेश्चन नजर आ रहा है, कोई रीड कर सकता है? An object has हाँ, एक ही स्टूडेंट रीड करेगा, सभी रीड करोगे तो आवाज नहीं आएगी किसी को भी। An ठीक है, object has moved through a distance. हाँ Can रीड it करो have जिसका a आवाज ज्यादा आ रहा है। If yes, support your answer with an example. नहीं ना, आवाज नहीं आ रहा है आपका ज्यादा। ठीक है, An अनिरुद्ध। object has moved. हाँ, अनिरुद्ध An रीड करो। object has. Okay, sir. An object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. ओके, तो उनका कहना है बच्चों इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा क्यू करके दिया हुआ, तो इसमें उन्होंने पूछा है कि ऑब्जेक्ट अगर कुछ डिस्टेंस कवर करता है तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? तो इसका आंसर यस है। बताओ बच्चों किस कंडीशन में होगा? सर कभी वो फिर से घूम के उसके ओरिजिन सर अगर उसका Okay. इनिशियल पॉइंट और वो लास्ट वाला पॉइंट हाँ, सेम रहा तो। बराबर है, Initial और final point जब same रहा था। बराबर है, राइट आंसर है। सभी स्टूडेंट अच्छे से आंसर दे रहे हो, राइट है। अगर किसी मोशन में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा तो फिर उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करने के बाद भी उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता इसको लिख कर देने की जरूरत है, आप आपके नोटबुक में इसको जरूर लिख कर रखना। ओके, सेकंड क्वेश्चन रीड करो उसमें से। अनिरुद्ध रीड A करो। farmer moved along the अनिरुद्ध रीड करो, अथर्व आपका A आवाज। farmer moves. ये A न्यूमेरिकल farmer moves क्वेश्चन है। along the boundary of. ओके, मुझे लिखने दो। Okay. अ फार्मर मूव्स Moves along the boundary. along the स्क्वायर फील्ड है क्या? सर हायर सस्पेक्ट. बाउंड्री हाँ, सर, उसकी बाउंड्री। धीरे धीरे रीड करो, एक ही रीड करेगा स्टूडेंट, सभी रीड मत करो वरना आवाज नहीं आ रही किसी का। सर कैन आई रीड? हाँ रीड करो। अब A farmer moves along the boundary of a square field of Okay. side 10 meter in 40 seconds. ऑफ साइड 10 मीटर इन 10 meter in 40 seconds. ओके, आगे क्या दिया है? What will be the magnitude of displacement? व्हाट विल बी द Magnitude of मैग्नीट्यूड ऑफ displacement डिस्प्लेसमेंट of the farmer फार्मर at the end of 2 minutes 20 seconds. एट द एंड ऑफ 2 minutes and 20 seconds सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों from his initial position. ओके चलेगा। तो ये बच्चों देखो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया है उन्होंने एनसीईआरटी की बुक में हमें। अ फार्मर मूव्स अलोंग द स्क्वायर फील्ड। ओके, तो एक फार्मर है जो स्क्वायर फील्ड पर मूव कर रहा है, ऐसा ये स्क्वायर फील्ड है कुछ, और उस स्क्वायर के हर एक साइड कितने दिए? 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर एंड 10 मीटर। ओके, स्क्वायर पता है आपको, उसके सभी साइड क्या होते हैं? सेम होते हैं। नहीं रहे तो फिर उसको स्क्वायर कैसे कहेंगे? ओके, तो इस वजह से ये स्क्वायर फील्ड है जिसका हर एक साइड कितना है? 10 मीटर लॉन्ग है, और ये फार्मर उस स्क्वायर फील्ड के अलोंग मूव कर रहा है। तो फिर
उसको एक बार उसको स्क्वायर फील्ड से मूव करने के लिए 40 सेकंड लगते हैं। तो उनका कहना है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद हमें उसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड, दिस थिंग वी हैव टू फाइंड। बताओ मुझे 2 मिनट 20 सेकंड में कितने सेकंड्स होते हैं, बताओ टोटल सेकंड कितने होंगे? 140 140 राइट है। 2 मिनट में 120 और ये एक्स्ट्रा 20 है, तो इस वजह से 140 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? सो इन 2 मिनट 20 सेकंड 140 सेकंड्स आर प्रेजेंट। तो हमें कैलकुलेशन जो करना है ना वो 140 सेकंड के बाद का करना है। तो आप देखो मैं एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ स्क्वायर पर, कोई भी एक वर्टेक्स कंसीडर करो, आइदर ए बी सी डी, कोई भी किया तो भी चलता है। इज इट ओके? 35 मीटर इज नॉट करेक्ट आंसर, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिएगा ऑब्जेक्ट ए टू बी जा रहा है, ऑब्जेक्ट ए टू बी जा रहा है, बी टू सी जा रहा है, सी टू डी और डी टू ए। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको 40 सेकंड लग रहा है समय। समझ में आ रहा है? तो ऑब्जेक्ट को हम कंसीडर करते हैं कि वो फार्मर ए से स्टार्ट किया और ए पर ही वापस आया। कितना सेकंड लगा बोलो बच्चों? 10 कितना सेकंड लगेगा टाइम? ए से उसने स्टार्ट किया मोशन और ए पर ही वापस आया। 146 नहीं, एक रिवॉल्यूशन जब वो करेगा ना, देखिएगा आप, मैं अलग पेन से आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ए से उसने स्टार्ट किया बच्चों और ए पर ही वापस आया, तो एक स्क्वायर फील्ड कंप्लीट करने के लिए उसको 40 सेकंड लग रहा है। फिर से उसने दूसरा रिवॉल्यूशन या दूसरा एक राउंड कंप्लीट किया स्क्वायर फील्ड का, कितना सेकंड टाइम समय हुआ बोलो बच्चों? 80 सेकंड। अब आगे उसने और एक उसने राउंड कंप्लीट किया, कितना हुआ समय? 120 सेकंड। 120 सेकंड। अब मुझे बताओ फोर्थ वाला राउंड पूरा कंप्लीट होगा क्या? No sir. नो। तो बताओ थर्ड राउंड होने के बाद 120 सेकंड हो गए, तो 140 सेकंड के बाद वो कहाँ पर होगा बताओ? ए से आगे स्टार्ट करता है तो सी पर होगा। समझ में आ गया बच्चों? अभी फोर्थ वाला राउंड है ना बच्चों, पूरा कंप्लीट नहीं होगा, आधा ही होगा। आधा मतलब सिर्फ वो डायगोनली अपोजिट पॉइंट जो है ए का, सी, वहां पर जाकर रुक जाने वाला है। तो इस मोशन का इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट सी है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से आपको आंसर निकालना है। तो एसी ये डिस्प्लेसमेंट रहेगा आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड फॉर दिस फार्मर। और ये एसी हम कैसे निकाल सकते हैं? ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। तो फिर देखिएगा बच्चों ए बी और बीसी दोनों का वैल्यू 10 10 है, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो कितना आ जाएंगे ये? अंडर रूट के अंदर 100 प्लस 100, मतलब ये कितना आने वाला है? अंडर रूट ऑफ 200। और अंडर रूट ऑफ 200 को क्या बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं? 100 into 2, कैन आई राइट लाइक दिस? Yes sir. तो बताओ क्या आएगा फाइनल आंसर? फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10 √2 मीटर। ओके, तो ये रहेगा फाइनल आंसर। सभी को इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया बच्चों? Yes sir. एक बार रिपीट करो ना। ठीक है, देखो क्या किया था, एक फार्मर था जो स्क्वायर फील्ड पर मूव कर रहा है। एक राउंड स्क्वायर फील्ड का कंप्लीट करने के लिए उसको 40 सेकंड लगते हैं, ऐसा उन्होंने ही कहा है हमें क्वेश्चन में। और इस फार्मर का हमें, अगर वो एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होता है, कोई भी ले सकते हो आप स्क्वायर का, आइदर ए बी सी डी कोई भी ले सकते हो। अगर वो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है तो उस पॉइंट से 2 मिनट 20 सेकंड होने के बाद वो उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना था हमें। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। तो हमने एज्यूम किया कि वो ए से स्टार्ट किया उसने अपना मोशन, वापस ए पर ही आ गया एक राउंड कंप्लीट करने के बाद, 40 सेकंड लगा। दूसरा राउंड कंप्लीट किया, वापस ए पर आया 80 सेकंड। थर्ड राउंड कंप्लीट किया 120 सेकंड। टोटल टाइम कितना था हमारा? 140 सेकंड। तो 120 सेकंड होने के बाद उसने 3 राउंड कंप्लीट कर दिए स्क्वायर फील्ड के, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो उसका 0 होगा क्योंकि वो उसी पॉइंट पर वापस आ गया। लेकिन जब वो फोर्थ राउंड कंप्लीट करने के लिए निकलेगा ना, तो वो आधा ही करने वाला है क्योंकि उसको 20 सेकंड ही मिलने वाला है फोर्थ राउंड के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा वो ए से आधा डिस्टेंस कवर करेगा स्क्वायर फील्ड का। ओके, तो ए से अगर वो स्टार्ट करता है तो आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड उसका पोजीशन कितना होगा बच्चों? सी। इज इट ओके? दैट्स व्हाई ए से उसने स्टार्ट किया था, आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड वो कहां पर रुक गया? सी पर। तो फिर एसी ये डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं। इनिशियल पॉइंट हम मार्क करते हैं, फाइनल पॉइंट मार्क करते हैं और बीच में लाइन खींच देते हैं। तो इनिशियल पॉइंट ए था,
फाइनल पॉइंट सी था, बीच में लाइन ड्रॉ किया तो ये हाइपोटेनियस है ट्रायंगल एबीसी का। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमने इसका आंसर निकाल दिया और इसका आंसर कितना आएगा 10√2। किसी को कुछ दिक्कत बच्चों इसमें? No sir. ओके ओके ओके। तो अभी बच्चों एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन है ना, एक आपको एक्सरसाइज में दिया है, एन एथलीट कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस डायमीटर 200 मीटर। कोई रीड कर सकता है? अनिरुद्ध रीड करो आप, एक्सरसाइज में दिया हुआ क्वेश्चन ओपन करो और मुझे बताओ, मैं स्क्रीन पर लिखता हूँ। पहला ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है। Exercise. बोलो, एन एथलीट। So can I tell? हाँ Sir, रीड करो, ठीक है श्रेया रीड An करो आप। athlete completes one round. धीरे धीरे रीड करो, मुझे लिखना है। एन एथलीट Completes one round completes one round of a circular track of a circular track of diameter of diameter 200 meter of diameter 200 meter, okay, in 40 seconds. in 40 second. Find distance and displacement दोनों है क्या? Yes, sir. Find distance and displacement in 2 minutes 20 Find seconds. distance and displacement At At the the end of 2 2 minutes. minutes and ठीक 20 है, seconds. at the end of at the end of 2 minutes and 20 20 seconds. Second. तो कर सकते हो बच्चों सभी, इस कंडीशन को प्रोजेक्ट करो डायग्रामेटिकली और सॉल्व करो। मुझे आंसर बताओ, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। सभी सॉल्व करो इसे और माइक ऑफ करो, किसी का चालू है। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कौन लाएगा? डिस्टेंस भी निकालना है आपको इसमें और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। अपने ओन लॉजिक लेवल पर आंसर निकालो इसका, डायग्रामेटिकली प्रोजेक्ट करो कंडीशन को। जैसे मैंने पिछली बार स्क्वायर निकाला था तो वैसे निकालो, वैसे करोगे तो दिमाग में आपको दौड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या रहेगा। 200 मीटर इज व्हाट? दो कैलकुलेशन करने हैं आपको, डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। ओके, डिस्प्लेसमेंट ठीक है, अनिरुद्ध राइट है आपका। नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स डिस्टेंस। 200 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मैच हुआ। अभी डिस्टेंस बताओ क्या रहेगा? 2200 मीटर। 2200, ठीक है। कोई बुक में पीछे देखकर तो नहीं बता रहा है ना? नो सर। ओके, अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, आता रहो बता, ठीक है आपने बताया ना अभी। ओके ठीक है, तो बच्चों देखिएगा, ये भी एक उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हमने पहले देखा है। एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक और डायमीटर, सर्कुलर ट्रैक है, पहले स्क्वायर फील्ड पर हम मूव किए थे। डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा निशिका, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो इन दिस कंडीशन। ओके, क्यों नहीं होगा, कैसे होगा, इसका आंसर देखिएगा। पिछली बार हमने फार्मर ने स्क्वायर फील्ड पर मूव किया था, अभी एथलीट है, ये सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है। ओके, डिस्टेंस इज नॉट 750। ओके ठीक है, मैं बताता हूँ इसका आंसर, देखिएगा। सर्कुलर ट्रैक है तो एक सर्कल निकाल के रखना, इज इट ओके? ठीक है, आप थोड़ा इधर उधर हुआ है लेकिन कंसिडर करो आप। ठीक है, थोड़ा निकालने की कोशिश करता हूँ सर्कल। ठीक है, तो ये सर्कुलर ट्रैक है बच्चों, जिस पर ये एथलीट मूव कर रहे हैं। अब डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ रेडियस होगा, डायमीटर दिया है तो उसको रेडियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डायमीटर इज 200 मीटर, इट इंप्लाइज दैट रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाय 2 होता है, 100 मीटर। 100 मीटर आएगा, इज इट ओके? तो देखिएगा बच्चों, अब ठीक है, हम वेरीफाई करते हैं सभी आंसर को। अभी देखिएगा, तो कहीं तो भी एक पॉइंट मार्क करो यहाँ पर, ए, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है।
सपोज एथलीट ने ए से स्टार्ट किया अपना मोशन और ए पर ही वापस आया, कितना समय लगा बोलो बच्चों उसे? यहाँ पर भी जो टोटल टाइम है ना बच्चों वो 2 मिनट 20 सेकंड है पिछली बार की तरह। तो यहाँ पर भी हमें 140 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो बताओ ए से स्टार्ट किया उसने, ए पर ही वापस आया, कितना समय गया? 40 सेकंड। 40 सेकंड। फिर से दूसरा राउंड कंप्लीट किया, कितना समय गया? 80 सेकंड। 80 सेकंड। थर्ड राउंड किया, कितना गया? 120 सेकंड। 120 सेकंड। अब बताओ फोर्थ राउंड पूरा कंप्लीट होगा क्या? No, sir. नहीं। तो अब वो कहाँ पर जाकर रुकने वाला है? No, sir. वो कहाँ पर जाकर रुकने वाला है? Half of the circle. हाफ ऑफ द सर्कल, मतलब ये ए का जो डायग्रामेटिकली डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट रहेगा ए का, इसको हम मार्क करते बी, तो वो बी पर जाकर रुक जाएंगे। समझ में आ गया? क्योंकि फोर्थ वाला सर्कल पूरा कंप्लीट नहीं होगा, सिर्फ 140 सेकंड है, 3 राउंड उसने कंप्लीट कर दिए 120 सेकंड में, लेकिन फोर्थ वाला राउंड हाफ ही कंप्लीट होने वाला है। इस वजह से ए से अगर वो स्टार्ट करता है तो फाइनली वो बी पर जाकर रुक गया। इज इट ओके? तो ए टू बी, इनिशियल पॉइंट इस मोशन का ए होगा, फाइनल पॉइंट बी होगा। तो ए टू बी में अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो यही डिस्प्लेसमेंट होगा और यही इस सर्कल का डायमीटर है। तो इस वजह से इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट आने वाला है वो कितना आने वाला है बच्चों? 200 मीटर। इज इट ओके? 200 मीटर। लेकिन इसमें डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा बच्चों। तो डिस्टेंस में देखो 3 सर्कल उसने पूरे कंप्लीट किए। मुझे बताओ एक सर्कल अगर कंप्लीट करता है सर्कुलर तो फिर कितना डिस्टेंस कवर करता है कोई भी ऑब्जेक्ट? एक सर्कल कंप्लीट किया तो कल ही मैंने बताया था ये 2 pi r. 2 pi r राइट आंसर है। तो इसने यहाँ पर कितने पूरे सर्कल कंप्लीट किए बच्चों? 3 पूरे सर्कल उसने कंप्लीट किए और एक हाफ सर्कल कंप्लीट किया है। ओके, तो इस वजह से इसने कितने सर्कल कंप्लीट किए? 3/2। और एक सर्कल कंप्लीट किया तो कितना डिस्टेंस कवर होता है? 2 pi r। तो हमें यहाँ पर 3/2 into 2 pi r करना पड़ेगा। सॉरी 3/2 नहीं, 7/2 लेना पड़ेगा। इज इट ओके? 3 सर्कल उसने पूरे कंप्लीट किए, या फिर ऐसे लॉजिक से भी हम निकाल सकते हैं एक पूरा सर्कल अगर कोई ऑब्जेक्ट कंप्लीट करता है तो 2 pi r डिस्टेंस वो कवर करेगा। ओके, तो यहाँ पर देखो 3 पूरे सर्कल है और एक हाफ सर्कल उसने कंप्लीट किया है। इज इट ओके? तो फिर इसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं देखिएगा। Yes, sir. डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब 3 पूरे सर्कल मतलब 3 into 2 pi r, क्योंकि एक सर्कल कंप्लीट किया तो 2 pi r डिस्टेंस वो कवर करता है और एक हाफ सर्कल वो करने वाला है, तो हाफ इंटू 2 pi r। समझ में आ गया? तो कितना आएगा फिर देखो 3 into 2 pi r 6 pi r प्लस हाफ इंटू 2 pi r, पाई कैंसिल होगा, pi r आएगा। तो 6 pi r में एक pi r ऐड हुआ तो कितना आएगा? 7 pi r। तो यही होगा इस कंडीशन में डिस्टेंस, लेकिन वैल्यू पुट करना पड़ेगा हमें। अब बेटर वे पाई का वैल्यू 22/7 पुट करेंगे तो आसान होगा, 7 कट हो जाएगा और रेडियस का वैल्यू आपने पहले ही बताया कि 100 है। सो 7 कट हो गया और डिस्टेंस का वैल्यू आएगा 2200 मीटर। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? 200. किसी को कुछ दिक्कत इसमें? 100 मीटर। Yes, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ओके, तो ऐसा ये पूरा बीट रहेगा बच्चों जिसका नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये पूरा खत्म हो जाता है। स्पेशली बच्चों है ना, न्यूमेरिकल आप पहली बार डील कर रहे हो मुझे लगता है। आई थिंक अभी तक साइंस में आपने कभी मैथमेटिक्स देखा नहीं होगा। ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है, न्यूमेरिकल का पार्ट है। पहले से इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको आसान जाएगा, वरना खामखा सिंपल चीज को आप हार्ड बना लोगे। ओके, इस वजह से खुद सॉल्व करना न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का वे कैसा होता है बच्चों? पहले तो गिवन डेटा कलेक्ट करो, क्या दिया है वो पता होना चाहिए आपको। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है वो पता होना चाहिए, और उसको फाइंड आउट करने के लिए जो लगने वाला है फॉर्मूला वो भी आपको पता होना जरूरी है। जस्ट वैल्यू पुट करना है फाइनली और आंसर निकालना है। इतना सिंपल होता है मतलब हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करना। लेकिन बच्चे इस सिंपल प्रोसेस को हार्ड बना लेते हैं। इज इट ओके? इस वजह से जितने भी न्यूमेरिकल लिए मैंने अच्छे से वो करके रखिएगा। ओके, ये सभी हमारे एनसीईआरटी के बुक के दिए गए क्वेश्चन है। फाइनल एग्जाम जो होता है ना आपका बोर्ड का, याद रखना सीबीएसई का, तो उसमें आपको इंटेक्स क्वेश्चन जो क्यू करके दिए जाते हैं वो, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इसके बाहर कुछ भी नहीं आता है बच्चों। इस वजह से खामोखा बड़े बड़े पैसे देकर रेफरेंस बुक खरीदने का कुछ भी मतलब नहीं है। ओके, जितना मैं ले रहा हूँ उतना भी आपने किया तो मोर देन इनफ है। इज इट ओके? कुछ और एक्स्ट्रा करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इज इट ओके? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस?
ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी देखो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट बिट है स्पीड एंड वेलोसिटी। इसको जस्ट मैं आज एक्सप्लेन करता हूँ, कल हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल और फिर क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क था, वैसे हमारे स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस होता है। ओके, स्पीड कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, देखिएगा, द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। माइक ऑफ करो। द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला रहेगा बच्चों, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी ऐसे ही डेफिनेशन रहेगा बच्चों, समवॉट चेंज आ जाता है वेलोसिटी के डेफिनेशन में। तो वेलोसिटी इज नथिंग बट द डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन डायरेक्शन। सिर्फ ये वर्ड ऐड हो जाता है, द डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज डिस्प्ले वेलोसिटी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला रहेगा बच्चों, जैसे स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम है, वैसे ही वेलोसिटी का क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों का भी ऐसा यूनिट देखो बच्चों, डिस्टेंस भी हम मीटर में मेजर करते हैं ऐसा सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में सेकंड में। तो ऐसा यूनिट आएगा स्पीड का मीटर पर सेकंड, और ऐसा यूनिट वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड रहने वाला है। और एक सिस्टम होता है जिसमें हमें यूनिट बताने पड़ते हैं बच्चों, और वो होता है सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम में क्या फर्क है वो देखिएगा। सीजीएस का एसआई करते वक्त एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में क्या फर्क है, इसका मैं चार्ट बता रहा हूँ। ये चार्ट आप लिख लीजिएगा नोटबुक के पहले या फिर लास्ट में, ये आपको हमेशा लगने वाला है। ये तीनों भी सिस्टम हमें तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटी एक्सप्लेन करने के लिए 9th में रहेगा। मतलब एसआई में तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन वो लेटर ऑन कांसेप्ट आपको क्लियर होगा। फिलहाल इतना ही समझ लो, एसआई सिस्टम में लेंथ मीटर में मेजर किया जाता है, तो सीजीएस में वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट होता है। एसआई में मास केजी में मेजर करते हैं हम, तो सीजीएस में ग्राम में। और टाइम दोनों भी सिस्टम में सेकंड में मेजर करते हैं। तो मुझे एसआई यूनिट को अगर सीजीएस में कन्वर्ट करना है ना, तो मीटर का क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर, और सेकंड का सेकंड। तो इस वजह से सीजीएस यूनिट इन दोनों का भी सेंटीमीटर पर सेकंड आने वाला है। ओके, इसके बाद याद रखिएगा बच्चों, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो स्पीड स्केलर एंड वेलोसिटी वेक्टर SSVV, इस फॉर्मेट में याद रखना। स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है, समझ में आ गया। तो इस वाइज आपको याद रखना है बच्चों। अब बताओ मुझे, स्पीड अगर स्केलर है तो उसका वैल्यू हमेशा कैसा होगा, टेल मी। Positive. ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा स्पीड, क्योंकि स्पीड स्केलर है। नाउ टेल मी फॉर वेलोसिटी का वैल्यू कैसा रहेगा, Can be positive or negative. कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो आल्सो। समझ में आ गया, तो तीनों भी हो सकता है। तो ऐसा ही बिट रहेगा रिलेटेड टू द स्पीड एंड वेलोसिटी। आई होप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अभी सर एक बार स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस बताइए ना। स्केलर मतलब ऐसे क्वांटिटी जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ओके, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटीज मतलब ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिनको मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मोर अच्छे से अगर एक्सप्लेन करना है तो ठीक है, अभी टाइम बहुत कम बचा है आज के लेक्चर का। मैं कल मुझे याद दिलाना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, इतना याद रखना कि वेक्टर क्वांटिटीज का वैल्यू डायरेक्शन चेंज होने से चेंज होता है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी का वैल्यू डायरेक्शन चेंज होने से चेंज नहीं होता है। समझ में आ रहा है? ये मैं आपको लेटर ऑन कल के लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, और कल के लेक्चर में हम स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। आपके नोटबुक में देखो बच्चों, स्पीड और वेलोसिटी जहां पर उन्होंने दिया है उसके नीचे क्यू करके कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, तो वो क्वेश्चन आप खुद अपने ओन लॉजिक लेवल पर सॉल्व कर सकते हो, तो बहुत अच्छा होगा। एक बार करके देखना। जो नहीं आएंगे वो हम वैसे तो हम कल लेक्चर में लेने वाले हैं, लेकिन आप अगर
देखकर आओगे तो और भी अच्छे से आपको कल का लेक्चर समझ में आएगा। ओके, Yes, sir. एक अनदर कंसेप्ट होता Yes, है, sir. जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको क्वेश्चंस आते हैं। एवरेज स्पीड कुछ भी नहीं है, वैसे ही है। एवरेज स्पीड में सिर्फ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कल हम इसके ऊपर जरूर सभी क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।